गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC8, एमए सेमेस्टर 3 से सब्जेक्ट कोड CC8 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इससे एक विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो यूनिट 2 के सेक्शन ए में है। हमारा आज अध्ययन का विषय है भारत पाकिस्तान रिलेशन, यानी इंडिया पाक रिलेशन। तो हम भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा करें उससे पहले हमें ये जानना है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में हम आगे जो तनाव पैदा हुए उनके मूल कारण क्या थे। सबसे पहले हमें जानना है कि भारत पाकिस्तान जो था, भारत का एकीकृत प्रांत हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिशों ने भारत को आज़ादी प्रदान की तो उसको भारत को दो टुकड़ों में बांटकर वे चले गए। एक भाग भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान। और जब से इसका विभाजन के पश्चात ये दो खंडों में विभाजित हुआ, तब से इन दोनों के मध्य काफ़ी तनाव चलते आ रहे हैं। इनके तनाव के कई कारक हैं। आज हम इन दोनों के संबंधों में इनके तनाव एवं कारकों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना और कश्मीर पर अधिकार विवाद के कारण भारत से पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। इसके अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के अवसर पर सांप्रदायिक दंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए शरणार्थियों की संपत्ति का प्रश्न, पंजाब की नदियों के जल का बंटवारा आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में विषमता उत्पन्न होने लगी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत ही विषम परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात परिस्थितियों के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भावी रूपरेखा तय कर दी। इन दोनों के संबंध में कटुतापूर्ण भावों के आने के अनेक कारक थे जिसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हैदराबाद के निजाम ने भारत अथवा पाकिस्तान में विलय संबंधी प्रश्न पर अनिश्चयात्मक रुख अपनाया। वह पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहता था। पाकिस्तान के समर्थन पर उसने सांप्रदायिक भावना को उभारते हुए प्रदेश की हिंदू जनसंख्या पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। बदले में भारतीय सेना की कार्रवाई हुई तो उसने सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध शिकायत भी की। भारत उसके सीमाओं का अतिक्रमण करके उसके आंतरिक मामलों का में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसी शिकायत उसने सुरक्षा परिषद के सामने की। सुरक्षा परिषद ने उसकी शिकायत को ठुकरा दिया, परंतु पाकिस्तान ने 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को उठाया, लेकिन अमेरिका के अतिरिक्त इसमें किसी ने भी अभिरुचि नहीं दिखाई। अंततः हैदराबाद का विलय भारत में हो गया, परंतु भारत के प्रति पाकिस्तान के दृष्टिकोण के भी स्पष्ट संकेत मिल गए। हैदराबाद के पश्चात हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी वह जूनागढ़ विवाद से संबंधित थी। जूनागढ़ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का एक स्वतंत्र रियासत थी। वहां का शासक मुस्लिम था, जबकि वहां बहुसंख्यक जनता
हिंदू थी। नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी, परंतु जनता ने विद्रोह कर दिया और नवाब को पाकिस्तान में शरण लेने पड़ी। बाद में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में जूनागढ़ को भारत में विलय करा लिया गया। इससे भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद पैदा हुआ। हमारी जो अगली महत्वपूर्ण समस्या है वह है ऋण अदायगी की समस्या। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अनेक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। ब्रिटिश सरकार के समस्त सरकारी लेन देन का उत्तराधिकारी भारत को माना गया। निर्णय के अनुसार पाकिस्तान से भारत को 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त करने थे, परंतु पाकिस्तान ने इस राशि की अदायगी से साफ इनकार कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने जूट का निर्यात भी बंद कर दिया। भारत को रक्षा संग्रह के बदले पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। 20 करोड़ रुपए भारत सरकार ने तत्काल पाकिस्तान को दे दिए। इसी बीच कश्मीर में स्थिति खराब हो गई। भारतीय नेताओं ने इस बात की आशंका हुई कि शेष 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने से वह इसका उपयोग युद्ध में करेगा। अंततः रुपए की अदायगी की रोक लगा दी गई, परंतु गांधी जी के आमरण अनशन के पश्चात भारत सरकार को झुकना पड़ा तथा पाकिस्तान को शेष 55 करोड़ रुपए भी देने पड़े। इसके पश्चात हमारी अगली जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है शरणार्थियों की समस्या। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, जिसका कुपरिणाम हिंसक दंगों, लूटपाट के रूप में सामने आया। पाकिस्तान से एक बड़ी संख्या में हिंदू भागकर भारत पहुंचे। उनकी संपत्ति वहीं रह गई। भारत में भी मुसलमान पाकिस्तान गए, परंतु उनकी स्थिति पाकिस्तान में आए हिंदुओं की तुलना में अच्छी थी। संपत्तियों के मुआवजे के प्रश्न पर पाकिस्तान ने ढीली नीति अपनाई, जबकि भारत ने विस्थापितों के पुनर्वास पर अपार धनराशि व्यय किए। पाकिस्तान ने हिंदुओं द्वारा वहां छोड़ी गई संपत्तियों का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। दोनों देशों के बीच कटुता का यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अगला हमारा जो दोनों के मध्य विवादों का एक महत्वपूर्ण विषय है वह है कच्छ विवाद। कच्छ की खाड़ी 1000 वर्ग मील में फैली हुई है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में स्थित यह एक दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान ने घुसपैठ कर यहां एक सड़क बना ली और भारतीय क्षेत्र में सैन्य चौकियां भी स्थापित कर ली। भारत सरकार द्वारा इसका विरोध करने पर उसने न केवल इसकी उपेक्षा की, बल्कि गुजरात के एक बड़े भूभाग पर अपना दावा भी ठोक दिया। जबकि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका था। पाकिस्तान ने
अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए तथा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत परिस्थितियों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। बदले में भारतीय सेना ने भी कार्यवाही की। ब्रिटेन के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ तथा ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार विवादित क्षेत्र का 90% भाग भारत को तथा 10% भाग पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत के पूर्ण अधीनता के क्षेत्र का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिए जाने का विरोध किया गया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय निर्णय का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अब हम इसके अगले जो समस्या है वह समस्या छठी समस्या है, नहरों का पानी का विवाद। ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब में नहरों का निर्माण किया गया। विभाजन के बाद पंजाब की 3 नदियां रावी, सतलज और व्यास तथा इनसे निकलने वाली 25 नहरों में से 20 भारत में गई। सतलज और रावी दोनों देशों में बहती हैं भी। झेलम तथा चिनाब पाकिस्तान के बीच तथा व्यास पूर्णतः भारत में बहती है। पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब तथा सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए इन्हीं नहरों पर आश्रित है। भारत की ओर से कहा गया कि नहरों के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर जब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता, यह पाकिस्तान को विभाजन के पूर्व की तरह पानी देता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से 1961 ईस्वी में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जो सिंधु जल नदी संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के स्वरूप से स्पष्ट हुआ कि इससे पाकिस्तान को लाभ हुआ तथा भारत को हानि उठानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करते हुए भी भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। अब इन दोनों के बीच कटुता की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, वह है कश्मीर समस्या, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रखर है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध को दिशा निर्देशित करने में कश्मीर समस्या का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था तथा कश्मीर में मुस्लिम जनता की बहुलता है, अतः पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता है, जबकि वहां के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह भारत से विलय में पक्ष में थे। अपने मनोभाव को यथार्थ रूप देते हुए पाकिस्तान ने कबीलियाई सेना के रूप में इस क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय की शर्त स्वीकार करते हुए भारत से सैनिक सहायता की याचना की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ते हुए कश्मीर के लगभग 2/3 भाग पर अधिकार कर लिया। समस्या का समाधान होने ही वाला था कि नेहरू ने इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के पाले में डाल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी विचारधाराओं के तहत
समस्या को सुलझाने के बजाय वह निरंतर उलझता चला गया। कश्मीर में यथास्थिति बहाल कर दी गई तथा दोनों देशों को इस पर अधिकार से वंचित कर दिया गया। दोनों देश सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कश्मीर को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा दोनों देश एक अघोषित युद्ध की स्थिति में आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वो बांग्लादेश विवाद के रूप में देखते हैं। 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश वर्तमान में है, ने पश्चिमी पाकिस्तान के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया। उससे आतंकित होकर 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत आ गए। भारत ने पाकिस्तान के दमन चक्र रोकने तथा शरणार्थियों को वापस बुलाने का आग्रह किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस आग्रह को स्वीकार करने के बजाय चीन और अमेरिका से समर्थन प्राप्त कर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। इधर भारत सोवियत संघ समझौता के अनुसार यदि चीन एवं अमेरिका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करते हैं तो सोवियत संघ स्पष्ट रूप से भारत का साथ देगा। अतः एक बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए चीन और अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन 2 दिसंबर 1971 को भारत पर हवाई आक्रमण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। भारत ने भी जवाबी आक्रमण किया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंततः पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों देशों के बीच शिमला समझौता किया गया तथा बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसके पश्चात हमारा जो इन दोनों के मध्य तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण हम 1971 के बाद की स्थिति पर देखते हैं। 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के अनुसार दोनों देशों ने आपसी सहयोग से आगे बढ़ाने, अच्छे पड़ोसी होने तथा आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने की बात स्वीकारी। भारत ने पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध में जीते क्षेत्र पाकिस्तान को वापस दिया तथा इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान किया। 1973 में दोनों देशों के बीच दिल्ली समझौता हुआ, जो शिमला समझौते की ही पुनरावृत्ति थी। 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी भारत ने पाकिस्तान को लौटा दिए। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। यह शिमला समझौते का अंतिम चरण था। 1975 में इंदिरा गांधी के समर्थन से शेख अब्दुल्ला कश्मीर में मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया। पाकिस्तान में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रपति भुट्टो ने इसे ब्लैकमेल की संज्ञा
दी। 1976 में दोनों देशों के बीच डाक, तार, यात्रा आदि विषयों पर समझौते हुए। परिणाम स्वरूप दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया तथा लाहौर और अमृतसर के बीच रेल मार्ग खोले गए। 1976 में कुछ व्यापारिक समझौते भी हुए। इसी बीच सितंबर 1976 में दिल्ली से जयपुर जा रहे भारतीय विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाया गया। पाकिस्तान ने इस समय भारत का सहयोग दिया तथा स्थिति को काबू में लाया गया, परंतु अपहरणकर्ताओं को नहीं सौंपा। अब हम जनता शासन के काल में भारत पाकिस्तान के संबंधों को देखेंगे, जो उनके तनाव का एक और भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जनता सरकार ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का विरोध किया। फरवरी 1978 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की और व्यापार एवं विद्युत परियोजनाओं पर समझौते हुए। 1979 में भुट्टो को फांसी की सजा दिए जाने पर भारत ने उसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला कहकर कोई टिप्पणी नहीं की। 1979 में भारत ने पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता दिए जाने का विरोध भी नहीं किया। और हमारा वर्तमान समय जो परिवेश है, उस दौरान हम भारत पाकिस्तान को संबंध को देखेंगे। दोनों देशों ने मतभेदों को भुलाकर आपसी सहयोग बढ़ाने और विभिन्न समझौते तथा दो बार भारत से पराजित होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के प्रति स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता विकसित नहीं कर सका है। कश्मीर के प्रश्न पर वह आज भी भारत का विरोध करता रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण एवं सहायता देने, भाड़े की घुसपैठियों को भेजने, कश्मीर में भारतीय प्रशासन को ठप करने जैसे कार्यों में भाग लेकर पाकिस्तान ने अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दिया है। 1992 में रासायनिक शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा राजनयिकों के आचार संहिता संबंधी समझौते का पाकिस्तान ने खुलेआम उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की दूतावास से अधिकारियों को भारत के विरुद्ध जासूसी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर पाकिस्तान ने कराची स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया। भारत में तोड़फोड़, मद्रास और बंबई में हुए बम कांड, कश्मीर में हिजबुल मस्जिद की घटना, संसद विस्फोट, भारत विरोधी प्रचार, आतंकवादियों की सहायता आदि ऐसे दृष्टांत हैं जो भारत के प्रति पाकिस्तान के रवैये को स्पष्ट करते हैं। भारत कई बार पाकिस्तान से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने का सद्भावनापूर्ण आग्रह कर चुका है, परंतु पाकिस्तान की तरफ से कोई आशानुकूल संकेत नहीं प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान
आज भी वही कर रहा है जो वह विभाजन के समय में जैसा था। भारत के प्रति उसकी दूषित प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है तथा दोनों देश एक दूसरे के बीच अघोषित लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में हम देखें तो कारगिल की घटना जो वर्ष 1998 में घटित हुई, वहां भी पाकिस्तान को भारतीय सीमा में घुसपैठ के भारतीय सेना द्वारा समुचित कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ा गया और पाकिस्तान को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भारतीय संसद पर भी हमला किया गया, जिसमें आतंकवादियों को ढेर कर भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय दिया। तो हम देखते आते हैं कि भारत निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान से संबंध को सुधारा जाए। वह कभी भी आगे बढ़कर हिंसक गतिविधियां नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। वह निरंतर नए नए आयामों को तलाश रहा है और उसके आधार पर कश्मीर में हस्तक्षेप करता रहा है। उसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर आतंकवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में हम पाते हैं कि आपसी सद्भावना और भाईचारा बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार। भारत में कई बार पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर भारत उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई भी करता है। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन आतंकवादी कैंपों को नष्ट ध्वस्त भी किया, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वह निरंतर भारत को धमकी दे रहा है कि भारत को वह अपने राज्य में मिला लेगा। यह पाकिस्तान की मूर्खता है। दरअसल भारत बहुत तेजी से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है और भारत की साख बड़े देशों में शुमार हो गई है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान दिन प्रतिदिन उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। वह वहां के नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान भी दिलाने में असफल साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह उम्मीद करना कि पाकिस्तान भारत को लोहा देने में सक्षम है, या बिल्कुल भी कल्पना से परे कह सकते हैं। इस प्रकार से हम भारत पाकिस्तान के मध्य जो बीच में संबंध है और उनके बीच जो तनाव के कारण हैं, उनके अध्ययन करने के पश्चात जब हम निष्कर्ष स्वरूप देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों के मध्य तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण पाकिस्तान की हठधर्मिता है। वह निरंतर भारत के क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत करता रहा है और भारत को अपनी आतंकवादी और सैन्य गतिविधियों से परेशान भी करता रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग अपने राज्य की खुशहाली और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधारने में लगाए और भारत के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना पर चले। भारत इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक कदम नजर नहीं आते। इस वजह से यह तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते चले आ रहे हैं। इस परिवेश में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद है यह सुलझ भी पाएगी या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर इस समस्या का जल्द से जल्द सुलझा दे। तो हम अपने इस विषय को
यहीं विराम देंगे। हम इस विषय के विषय में आपको कहना चाहेंगे कि यह बहुत ज्वलंत विषय है। इस पर जितनी भी बात कही जाए वो कम है। भारत पाकिस्तान के मध्य हो रहे आए दिन तनाव दिखाई देते हैं, तो उनकी विस्तृत रूप से चर्चा कर पाना बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम इस विषय को यहीं विराम देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन दोनों के मध्य तनाव और उनके संबंधों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अपनी परीक्षा में इस विषय पर अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप इसको अपने विवेक और बुद्धि से और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसे लिखने का प्रयास करें। और मैं आज की इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा। मैं अगले विषय के साथ एक नई कक्षा में फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।